हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटोरियल्स। तो हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स के एग्जाम्पल नंबर 1 तक हमने देखा था, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं विद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बांधे रखता है और उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली सर्कल के सेंटर में खींचता रहता है। ठीक है, सो as seen above, the acceleration responsible for circular motion is the centripetal or radial acceleration. ठीक है, AR which is equals to minus of omega square r. The force providing this acceleration is the centripetal or radial force. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमें नोट डाउन करनी है वो ये है कि हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर हमारा ए आर क्या है? इट इज नथिंग बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद में ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और लास्टली हमारा आर क्या है? रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में बांधे रखने का काम होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का। और जो फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को हेल्प करता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल और रेडियल फोर्स। ठीक है, सो व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा वो ऊपर के एक्सेलरेशन के जितना ही है, लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है? जैसे कि हम जानते हैं फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर हम इस केस की बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है हमारा? मास इनटू सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिलता है माइनस ऑफ एम, और ए आर के जगह पर हमें पता है क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर सी पी एफ है हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, एम इज फॉर मास, ओमेगा इज फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, और आर है हमारा फॉर रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये जो रिमेंबर दिस वाले बॉक्सेस होते हैं आप ये पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कल के बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो सर्कल के बाहर निकालने में ऑब्जेक्ट को हेल्प कर सकता है। जैसे हम अगर कभी मैरी-गो-राउंड में बैठते हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा तेज मैरी-गो-राउंड में हो तो अचानक से हम बाहर फेंके जाते हैं, अगर हमारा इम्बैलेंस हो गया तो। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो it must be understood that centrifugal force is a non-real force. ये real force होता है क्या? नहीं, it is a non-real force but not an imaginary force. ये एक non-real force है लेकिन ये imaginary force नहीं है। ठीक है, एक non-real force तो है ये, but एक imaginary force नहीं है। इसलिए इस force को, centrifugal force को हम कहते हैं नेट सूडो फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन सी चीजें याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स balances centripetal force। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को is also known as net pseudo force। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिजल्टेंट है किस चीज का? रियल फोर्सेस का। ठीक है, सो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करें तो ये एक नेट सूडो फोर्स होता है, और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें तो ये होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्स। ओके, तो अगर हम सर्कुलर मोशन के रिजल्टेंट फोर्स के बारे में अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सर्कुलर मोशन इज माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन का स्क्वायर टाइम्स रेडियस वेक्टर करें और इसको हम ऐड कर दे विद द सम ऑफ और समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस याद में रखना। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिमेंबर दिस टू इक्वेशन दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ circular motion is minus of m omega square r, or m omega square r plus summation of all the real forces is equal to 0। अब हम बात करते हैं application of uniform circular motion। application of uniform circular motion। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर हमारे पास में एक व्हीकल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो हम उसके बारे में देखेंगे। ओके,
सबसे पहले हमारे पास में व्हीकल along a horizontal circular track. ठीक है, तो forces acting on this particular vehicle or car would be the weight of the vehicle, which is acting vertically downward, and the normal reaction n, which is vertically upward, that balances the weight. तो सबसे पहले हमारे पास में एक कार है, लेट्स से एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर देयर इज अ कार, फाइन। तो अब ये जो कार है, सबसे पहले जो इसका वेट होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, राइट। अब इस वेट का जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसे बैलेंस करने के लिए एक हम और फोर्स एक्ट करेंगे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और एक होगा फोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन, जो कि इस कार के पहिए में और नीचे ग्राउंड में निर्माण होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बातें यहां से नोट डाउन करनी है, देयर वुड बी थ्री forces acting on the vehicle. ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन सी है, वेट। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम वेट कहते हैं, राइट। अब ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट होंगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारे पास में, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और तीसरा होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। किसके बीच में, बिटवीन टायर्स एंड रोड, ठीक है। तो ये जो तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक नॉर्मल फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक होगा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। अब ये जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा व्हीकल को स्किडिंग में। स्किडिंग मतलब हम हमेशा ये देखते हैं कि जब हम टर्न लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्लिप हो जाते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा टायर और रोड में, उतना कम चांसेस होंगे फिसलने के, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक और चीज पता चली, विच वी हैव टू नोट इट डाउन। मोर द फ्रिक्शन, अब इसका ये मतलब नहीं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे टायर्स है वो घिस जाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, बट ड्यू टू फ्रिक्शन और लेट्स से स्टैटिक फ्रिक्शन, between tires and road, the chances of slipping
डिक्रीजेस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। और जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, अब जब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काम करते हैं तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बैलेंस करता है किसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब वो कैसे? तो हमारा जो न्यूट्रल फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? m इंटू जी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v चाहिए तो वो क्या हो जाएगा हमारा? एम आर ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा? v बाय आर होल स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल गया एम आर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से ये आर कट गया तो हमें यहाँ से क्या मिला? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्लोजली ऑब्जर्व करें और अगर हम इसका रेशो ले तो हमें इसका रेशो क्या मिलेगा? हमें इसका रेशो कुछ ऐसा मिलेगा, n बाय एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, n इज इक्वल्स टू, सॉरी उल्टा लेना है, एफ ऑफ एस बाय n। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है? mg। सो m से m कट गया, वी आर लेफ्ट विथ r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ v ले, f को अगर हम इन टर्म्स ऑफ v ले तो f ऑफ s डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r टाइम्स n की वैल्यू क्या है? mg। सो अगेन m से m कट गया तो वी आर लेफ्ट विथ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r g। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज मिली है। कौन सी वैल्यूज हमें मिली है यहाँ से? द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स n is equals to r omega square divided by g, which is also equals to v square divided by rg। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि रेडियस r है जो कि कांस्टेंट रहेगा। अगर व्हीकल का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो वो भी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या वैरी कर रहा है? स्पीड, वो इंक्रीज होगी, और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। जितनी ज्यादा हमारी स्पीड इंक्रीज होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन, सॉरी, जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, सो फॉर मैक्सिमम static friction, that is f of s max divided by n would be equal to, अब सिर्फ अगर हम बात करें f of s max की तो इट इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, जहां पर हमारा म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वेयर आर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से अगर हम रेशो ले एफ ऑफ एस मैक्स
डिवाइडेड बाय n का, तो एफ ऑफ एस मैक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, म्यू एस n डिवाइडेड बाय n, सो n से n गया, वी आर लेफ्ट विथ म्यू एस। अब म्यू एस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो कि ऑलरेडी हमने निकाली है, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी। अब आप बोलेंगे मैम ये कहाँ से आया, तो हमें पता है एफ ऑफ एस एन की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, इसकी वैल्यू ये होती है, राइट। सो अगर हम वैसे लिख रहे हैं, एफ ऑफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू अगर हमें पता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी है, तो एफ ऑफ एस मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर जी, ठीक है। और हमें पता है एफ ऑफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय एन क्या इक्वल है, किसके इक्वल है, म्यू एस के इक्वल है, तो म्यू एस भी किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। इट्स लाइक एफ ऑफ एस मैक्स divided by n is equals to mu s, and also f of s max divided by n is also equals to v square max divided by rg। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में इक्वल हुए, राइट। तो हमें क्या मिल गया फाइनली, mu s equals to v square max divided by rg, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट होगा। अब अगर हम v मैक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो v स्क्वायर ऑफ मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, म्यू एस, ये आर जी यहाँ पर डिविडेंड में है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर जी। तो हमें v मैक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, ये स्क्वायर है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो म्यू एस आर जी, ये हमें वैल्यू मिल गई v मैक्स की, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर में लिख देंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाली वैल्यू याद रखें, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ये वैल्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में, तो आप प्लीज यहाँ पर ध्यान दें और वी मैक्स की ये वाली वैल्यू को आप नोट डाउन कर ले ना। डू यू नो का बॉक्स पढ़ लेना, यूज योर ब्रेन का भी पढ़ लेना। वेल ऑफ डेथ, दैट इज मौत का कुआं। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब मोस्टली हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फेयर्स में, जतरा में गए हो और वहां पर उन्होंने मौत का कुआं देखा होगा, राइट। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो this is a vertical cylindrical wall of radius r inside which a vehicle is driven in horizontal circles. This can be seen while performing the stunt. ठीक है, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, ये हमारा मौत का कुआं है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली वो गाड़ी है जो मौत के कुएं पे चलते रहती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जो रेड वाली है वो मेरी गाड़ी का रूट है, ठीक है, मेरी गाड़ी उस सर्कल में घूम रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो सर्कल है, लेट्स से मेरी गाड़ी यहाँ पर है अभी फिलहाल, ठीक है, तो मेरी गाड़ी क्या कर रही है, यहाँ पर रहने के बावजूद वो एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है एन, इस वे में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है गाड़ी का और वॉल का इस डायरेक्शन में, और जो गाड़ी है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी जी, ठीक है। तो ये तीनों फोर्स हमें मिल गए, हमें मिला एन, हमें मिला एफ ऑफ एस और हमें मिला एम जी।
ठीक है। सो द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टूवर्ड्स द सेंटर। तो हमें यहाँ पर पता चला कि जो तीनों फोर्स है अब वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। पहले जब हमने देखा था तब हमारा जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। वो कहाँ एक्ट कर रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी भी हमारा वेट जो है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट के बाद में था हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये पहले हमारा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा था। ये पहले कहां पर एक्ट कर रहा था? वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन अब अगर हम देखें तो एन हमारा कहां पे एक्ट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली एंड टूवर्ड्स द सेंटर। अगर हम यहां पर देखें तो इट इज एक्टिंग horizontally towards the center। ठीक है। और तीसरा था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अगर हम पहले देख रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा था, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा था। लेकिन अगर हम अब देखें तो ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो कौन से दो फोर्सेस की पोजीशन चेंज हुई है? नॉर्मल रिएक्शन की और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब अगर हम निकालें n की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल जाएंगी? अगेन वही m r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह पर हम रख देंगे v बाय r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m r v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्क्वायर से r कट जाएगा तो वी आर लेफ्ट विथ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है। और हमें मिल जाएगा f ऑफ s इज इक्वल्स टू mg। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो दैट वुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। लेस देन और इक्वल टू क्यों? क्योंकि अब ये अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। कहां पर एक्ट कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला? एफ एस की जगह पर हम रख देंगे एम जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने ऑलरेडी n की वैल्यू निकाली है, तो mg इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एज इट इज रहेंगे और n की जगह पर हम डाल देंगे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब इस m से ये m कट जाएगा तो अब हमें क्या मिलेगा? g इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अब अगर हमें v स्क्वायर के बारे में बोलना हो तो लेट अस शिफ्ट ऑल दिस ऑन दिस साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा? g r यहाँ पे डिवाइडेड में है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइड में। तो हमें मिल गया आर जी। यहाँ पर v स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर चला जाएगा डिवीजन में। इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। तो अगर हम इसे सॉरी हमें v स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस और यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर। अब अगर मैं v स्क्वायर को इस साइड से लिखूं तो ये मुझे कैसा मिलेगा? v स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वी स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गई, आर जी को उस तरफ लेके आ गई, और ओपन माउथ वी स्क्वायर की तरफ था, यहाँ पर भी ओपन माउथ वी स्क्वायर की तरफ ही है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। तो अब अगर मुझे यहाँ से v की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? सो v मिनिमम आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस। तो v मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, वो यहाँ पर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो v min इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हो। तो यहाँ से आपको v max मिल गया था और यहाँ पर आपको v min मिल गया है। अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अगेन इसको शेड कर रही हूँ ताकि आप ये सारे जो फॉर्मूलाज है v max का, उसके बाद अभी v min का, ये आप अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूले मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रिमेंबर दिस, प्लीज गो थ्रू इट, इट इज अगेन इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो व्हाट डज द एग्जाम्पल सेज? एग्जाम्पल हमें कहता है अ मोटरसाइकिलिस्ट is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 मीटर। तो अगेन ये मौत के कुएं पे का क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ले रहा है। अगर ये हमारा मौत का कुआं है तो एक मोटरसाइकिलिस्ट इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ले रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस हमें गिवन है 4 मीटर। सो हम पहले लिख लेंगे गिवन में क्या क्या है। सो वी आर गिवन विथ रेडियस कितना है? 4 मीटर। चलो ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफएस भी गिवन है व्हिच इज 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। अब हमें क्या करना है? मिनिमम स्पीड और फ्रीक्वेंसी निकालना है इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में हमें जी की भी वैल्यू गिवन है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। दैट इज v min एंड सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसका नोटेशन होता है ईटा एन। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें v min का फॉर्मूला पता है जो कि हमने जस्ट अभी देखा है। ठीक है, तो v min का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो लेट मी राइट इट वंस अगेन। v min का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर हमारा जी की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज म्यू एस की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यूज पुट आउट कर लेंगे। तो आर है हमारा 4, जी है हमारा 10 और म्यू एस है हमारा 0.4। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 0.4।
4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 100। तो v मीन की वैल्यू हमें मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। इसके बाद हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अगर हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इट वुड बी v मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 पाई r। नॉर्मली हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब क्योंकि हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें वेलोसिटी भी कितनी लगेंगी, मिनिमम लगेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। तो v मिनिमम की हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है विच इज 10, 2 पाई एज इट इज, और r की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 4, राइट। तो यहाँ से हमें मिल गया वैल्यू 2 1s r 2 5s r। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो इट वुड बी 5/4 पाई। या तो आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर वैल्यू इन डेसिमल विच इज 0.4 revolution per second, or you can only stop over here 5/4 pi revolution per second। ठीक है, ये भी अलाउड है। अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5/4 22/7 हमारे पाई की वैल्यू होती है, तो 2 2s आर 2 11s आर, तो यहाँ से हमें मिल गया 55 डिवाइडेड बाय 14 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। या तो आप ये वैल्यू लिख लो, या तो आप ये वैल्यू लिख लो, या तो आप ये वैल्यू लिख लो। आई विल सजेस्ट यू शुड गो विद दिस, क्योंकि ये सिंप्लीफाई भी है और ये फ्रैक्शन में भी रहेंगी, तो आपको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो यू शुड गो विथ दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज 55/14 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। तो मिनिमम वेलोसिटी हमें मिली है 10 मीटर पर सेकेंड एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 55/14 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसे पूरा एक वीडियो देना चाहती हूँ। सो विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के पूरे सेशन में तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more such interesting videos. Thank you everyone and bye bye. Have a nice day.